हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। और आज मैं आपकी पॉलिटी के सामने अगली क्लास लेकर आया हूं। उसी को कंटिन्यू करते हैं जो हम पहले पढ़ रहे थे। मैंने आपको इससे पहले फंडामेंटल राइट्स कितने टाइप के होते हैं और आर्टिकल 14 के बारे में बात की थी। पहला फंडामेंटल राइट मैंने आपको बताया था जो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताता था, लेकिन वो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 के तहत ये कहती थी कि विधि के समक्ष सभी लोग कैसे होंगे, एक समान होंगे। लेकिन उसके एक्सेप्शन मैंने आपको बताए थे, आप लास्ट वीडियो में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक, आज हम बात करते हैं आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 की। ठीक, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। इसका सोर्स यूएस से है। हमने इसे आर्टिकल 12 से 35 के बीच में लिखा है और इसी फंडामेंटल राइट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, इससे पहले जो वीडियोस हैं आप उन्हें देखकर ये पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट का जो बेसिक है वो मैंने आपको उसमें बताया है। आज हम बात करते हैं आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 की। आर्टिकल 15 कहता है सोशल राइट्स के बारे में। कहने का मतलब समानता का अधिकार, कहने का मतलब विधि के समक्ष तो सभी लोग एक समान होंगे। आर्टिकल 14 ये बात कह रहा था, लेकिन आर्टिकल 15 कहता है विधि के समक्ष सभी लोग एक समान तब होंगे जब किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये भेदभाव कौन नहीं करेगा? ये भेदभाव राज्य नहीं करेगा, स्टेट नहीं करेगा। और ये जो राज्य की परिभाषा है मैंने आपको बताया था आर्टिकल 12 के अंदर, सेंटर का एग्जीक्यूटिव, सेंटर का लेजिस्लेटिव, स्टेट का एग्जीक्यूटिव, स्टेट का लेजिस्लेचर, लोकल बॉडीज और वो अदर अथॉरिटीज जो इस आर्टिकल 12 के बारे में बताती हैं, वो धर्म, जाति, लिंग और मूलवंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है वो आपसे ये पूछेगा कि आर्टिकल 15 के 1 में कितने तरीकों से राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 15 में 5 बॉडी जो हैं उसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, जिसमें रिलीजियन, कास्ट, जेंडर, रेस और बर्थ प्लेस, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं धर्म, जाति, लिंग और मूलवंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें आर्टिकल 15 के 2 में, तो आर्टिकल 15 का 2 ये कहता है कि राज्य एवं नागरिक, कहने का मतलब आर्टिकल 15 तो ये कह रहा था कि राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा धर्म, जाति, लिंग और मूलवंश के स्थान पर। ठीक ठीक, लेकिन आर्टिकल 15 का 2 ये कहता है कि ना तो राज्य कोई भेदभाव करेगा और ना ही नागरिक भेदभाव करेगा, लेकिन कहां पर? सार्वजनिक स्थान पर। कहने का इसे हम कहते हैं पब्लिक प्लेस, इसे हम पब्लिक प्लेस कहते हैं। पब्लिक प्लेस का मतलब जैसे कोई मंदिर हो गया, किसी भी मंदिर में धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के आने जाने पे कोई रोक टोक नहीं होगी। चाहे कोई स्कूल हो, ऐसा कहीं नहीं होगा कि भाई ये आदमी इस धर्म से है या ये आदमी का जन्म यहाँ पर हुआ है या ये आदमी जेंडर के हिसाब से, उसको हम क्या नहीं कर सकते? प्रतिबंधित नहीं कर सकते। तो ना तो स्कूल में, ना मंदिर में, ना किसी पार्क में, ना किसी तालाब में हम किसी व्यक्ति को इन आधार पर क्या नहीं कर सकते? भेदभाव नहीं कर सकता। कौन? ना तो राज्य करेगा और ना ही कोई नागरिक करेगा। ठीक, आपको याद रखना है 15 का आर्टिकल नंबर 2। अब 15 का आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि अगर राज्य चाहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये एक्सेप्शन है। अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो ये आर्टिकल अपवाद है। भाई आर्टिकल 15 का एक कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, लेकिन राज्य चाहे तो, स्टेट चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। कहने का मतलब अगर किसी राज्य के अंदर या फिर अगर राज्य ये देखे कि महिलाओं की स्थिति हमारे देश में अगर बेकार है और बच्चों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो राज्य अगर चाहे तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान बना सकता है। उस विशेष प्रावधान के तहत यहां भेदभाव किया जा सकता है और वो भेदभाव कौन करेगा? राज्य करेगा। अब राज्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आर्टिकल 15 का 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये कहता है सामाजिक व शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं या जो SC ST है उनके लिए अगर राज्य चाहे तो कुछ विशेष उपबंध बना सकता है। कहने का मतलब कुछ विशेष प्रावधान बना सकता है। अब सबसे पहले दिमाग में बच्चों के ये आता है कि ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग कौन है? SC ST कौन है? ऐसे लोग जिनकी जनसंख्या हमारे देश में कम है या फिर वो सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं,
तो उनके लिए अगर राज्य चाहे तो कुछ विशेष प्रावधान बना सकता है, उनके लिए चाहे तो कुछ एजुकेशन में कुछ अलग से प्रावधान कर सकता है। जैसे हम देखते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर एससी एसटी की सीट क्या होती हैं, रिजर्व्ड होती हैं, ठीक। या हम देखें किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जब किसी एग्जाम की मार्क्स की कट ऑफ लगती है तो उसमें एससी एसटी की जो कट ऑफ होती है वो क्या होती है, अलग होती है, ठीक। वैसे तो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग एससी एसटी के लिए जो प्रावधान लिखा है वो आर्टिकल 340, आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 में लिखा है। और ये जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग का उपबंध है ये हमारा डीपीएसपी में बात करता है आर्टिकल नंबर 46 की। आर्टिकल 46 भी इसी की बात करता है। तो आपको ध्यान रखना है सामाजिक व शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं एससी एसटी जो हैं उनके लिए अगर राज्य चाहे तो कुछ विशेष उपबंध क्या कर सकता है, बना सकता है। दूसरा, उच्च शैक्षणिक संस्था। उच्च शैक्षणिक संस्था की अगर हम बात करें, ठीक, अगर कुछ बच्चे पढ़ते हैं तो वो 15 के 4 को और 15 के 5 को एक ही आर्टिकल मानते हैं। भाई 15 का 4 कहता है एससी एसटी और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष उपबंध बना रहे हैं। लेकिन उच्च शैक्षणिक संस्था का मतलब है जैसे आपने देखा होगा आईआईटी, आपने देखा होगा आईआईएम, जो आईआईटी होते हैं, जो आईआईएम होते हैं उसमें किसी स्पेशल राज्य की कुछ स्पेशल सीट क्या होती हैं, रिजर्व होती हैं। तो उच्च शैक्षणिक संस्थानों में एससी एसटी के लिए कोई भी राज्य चाहे तो विशेष उपबंध क्या कर सकता है, बना सकता है। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल नंबर 15 जो ये कहता है धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन हमने देखा भेदभाव किया गया, ठीक। भेदभाव महिलाओं और बच्चों को कुछ स्पेशल राइट देके किया गया, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को कुछ स्पेशल राइट देकर भेदभाव किया गया और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी कुछ भेदभाव किया गया। तो आर्टिकल 15 के एक्सेप्शन के रूप में हम इनको पढ़ते हैं, वैसे आर्टिकल 15 ये कहता है, ठीक, बात समझ में आई। अब आर्टिकल 16 की बात करते हैं। आर्टिकल 16 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये कहता है कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट, कहने का मतलब राज्य की सेवाओं में अवसर की समानता, इक्वल एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कहने का मतलब जो भी राज्य नौकरियां निकालेगा उन नौकरियों में सभी को समानता होगी। कहने का मतलब ना तो धर्म, ना जाति, ना लिंग, ना मूलवंश के आधार पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 का एक तो कह रहा था राज्य के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं वो सभी के लिए बराबर होगी, और आर्टिकल 16 के दोनों ये कहा धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर फिर भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन भेदभाव हुआ और ये भेदभाव हमें एक्सेप्शन के रूप में पढ़ना पड़ा, अपवाद के रूप में पढ़ना पड़ा, और वो अपवाद के रूप में हमें पढ़ना पड़ा आर्टिकल 16 के 3 में। और आर्टिकल 16 के 3 ने कहा संसद अगर चाहे तो विधि बनाकर, संसद अगर चाहे विधि बनाकर राज्य के नागरिकों के लिए निवास के आधार पर क्या कर सकता है, रोजगार में विशेष प्रावधान बना सकता है। कहने का मतलब अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट को देखा गया और उस स्टेट के अंदर एक पर्टिकुलर जगह के लोगों को देखा गया जिनकी सरकारी नौकरियां क्या है, कम है और उनकी स्थिति बहुत ज्यादा बेकार है, तो संसद अगर चाहे तो कोई बिल पास करके यहां पर निवास के आधार पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। ऐसा हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल उड़ीसा में, केरला में, कर्नाटक में, वहां हमें देखने को मिलता है कि निवास के आधार पर लोगों को क्या दिया जाता है, ठीक, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में स्पेशल यानी कि कोटा दिया जाता है। तो वो बात करता है आर्टिकल 16 का 3। ऐसी ही आर्टिकल 16 का 4 बात करता है। भाई आर्टिकल 15 के 4 में तो बात की गई थी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो वर्ग हैं उनके लिए कुछ विशेष उपबंध एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, लेकिन यहां इन्होंने सेम चीज किसमें दे दी, यहां इन्होंने जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं या जो एससी एसटी हैं उन्हें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी क्या कर दिया, एक स्पेशल राइट दे दिया, या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उन्हें क्या दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया। तो आर्टिकल 16 का 4 ये कहता है, ध्यान रखना है 15 के 4 और 16 के 4 में डिफरेंस है। 15 का 4 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में देता है, ये हमारा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में देता है। मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग ध्यान रखना, यहां तो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यहां पे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, और यहां है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। वैसे तो हम आर्टिकल ही पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का पढ़ रहे हैं, लेकिन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और यहां अगर हम बात करें
तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। अब अगर हम अगली बात करें आर्टिकल 16 का 5, आर्टिकल 16 का 5 ये कहता है धार्मिक संस्था। धार्मिक संस्था का मतलब है भाई वैसे तो कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जो एक पर्टिकुलर धार्मिक संस्था है, उस पर्टिकुलर धार्मिक संस्था में पर्टिकुलर धर्म के लोगों के लिए कोई भी पोस्ट क्या कही जा सकती है, बनाई जा सकती है। जैसे हमने कई बार देखा है, जैसे मिलिट्री के कुछ मंदिर होते हैं, ठीक, जो मिलिट्री के मंदिर हैं उन मंदिरों में, जैसे हिंदू धर्म का मंदिर है तो उस हिंदू धर्म के मंदिर में कोई एक विशेष पद के लिए, विशेष व्यक्ति की नियुक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रावधान बना सकते हैं। ये कहता है 16 का 5। और सबसे इंपॉर्टेंट 16 का 6 जो आपको याद रखना है, 16 का 6 कहता है कि हम इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस को, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हें 103वें संविधान संशोधन के तहत पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में और एजुकेशन, यहां पे 15 का 6 भी हमें पढ़ना था तो दोनों आर्टिकल को मैंने एक साथ कंबाइन किया है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी और पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस को हम कितने परसेंट रिजर्वेशन देते हैं, 10% रिजर्वेशन देते हैं। ये कहता है आर्टिकल 16 का 6। और आपको ध्यान रखना है 103वां संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है और वो गूगल पे सर्च मारते हैं या फिर किताबों में देखते हैं तो वहां पे 124 लिखा होता है। बेटा 124 संविधान संशोधन विधेयक है, बिल प्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन बिल जब पास होता है तब जाके वो एक्ट बनता है, कानून बनता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये 103वां संविधान संशोधन है जो 2019 में हुआ, जिसके तहत इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस को कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया गया, 10% रिजर्वेशन दिया गया। और अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है, एससी को 15% है, एसटी को 7.5% है। तो अगर हम टोटल भी जोड़ें तो 27 और 10 37, 37 और 7 44, 44 और 5 49 और 10 59.5%, यानी कि टोटल 59.5% तो हमारे देश में क्या है, रिजर्वेशन ही रिजर्वेशन है। अब रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये एक मुद्दा है, एक बहस का मुद्दा है, चर्चा का विषय है। तो आप चाहो तो इस पे चर्चा कर सकते हो। आईएएस और पीसीएस में कई बार इस पे क्वेश्चन पेपर में लिखने के लिए पूछा गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की। जो आर्टिकल 17 ये कहता है कि हमारे देश में सभी लोग एक समान तब होंगे जब हम अस्पृश्यता को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। कहने का मतलब अनटचेबिलिटी हमारे देश में क्या होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। इसलिए एक एक्ट आया 1955 में जिसको बोला गया सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत अगर अनटचेबिलिटी होती है तो वो हमारे फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं छीनने की कोशिश करती है। और अगर किसी भी व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी होती है तो वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ क्या कर सकता है, रिट डाल सकता है। वैसे तो अनटचेबिलिटी पुराने जमाने से चलती आ रही है, लेकिन जब हमने फंडामेंटल राइट को लिखा तो हमने इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट आर्टिकल जो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम से पहले कोई भी टाइटल नहीं लगाएगा। जब कोई भी व्यक्ति अपने नाम से पहले टाइटल नहीं लगाएगा तभी समाज की नजर में या सभी लोग कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जो पहला फंडामेंटल राइट कहता है कि समानता का अधिकार। लेकिन यहां हमें उपाधियों का अंत पढ़ना पड़ता है, लेकिन 2 उपाधियां ऐसी हैं जो आप लगा सकते हो, जैसे शिक्षा से संबंधित और सेना से संबंधित। शिक्षा से संबंधित जैसे डॉक्टर हो गया, पीएचडी होल्डर हो गए, एमबीबीएस होल्डर हो गए, जो अपने नाम से पहले डॉक्टर लगाते हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। ऐसी जो सेना से रिलेटेड होते हैं, जो लेफ्टिनेंट होते हैं, जनरल होते हैं, मेजर होते हैं, कैप्टन होते हैं, वो अपने नाम के आगे ये टाइटल लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि इनको लगाने से हमारे देश की उन्नति, प्रगति या विकासशील के रूप में है हम देशों को देखते हैं, इसलिए हम इसको लगाते हैं। ठीक, और अगर हम बात करें जैसे पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, ठीक, ये जो होते हैं ये सारे के सारे हमारे देश में क्या होते हैं, अवार्ड होते हैं, पुरस्कार होते हैं। इनको क्या नहीं किया गया, इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। कुछ लोग कहते हैं विदेशों से जो हमें अवार्ड मिलते हैं, जो आपको विदेशों से अवार्ड मिलते हैं उनको भी आप टाइटल के रूप में लगा सकते हो, लेकिन उन्हें आप तभी लगाओगे जब राष्ट्रपति की मंजूरी होगी। तो राष्ट्रपति की मंजूरी के तहत ही ये काम किया जाता है, बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के तहत ये काम नहीं किया जाता। इसका मतलब क्या है, अगर हम पहले फंडामेंटल राइट की बात करें, जो पहला फंडामेंटल राइट हमारी बात करता है राइट टू इक्वालिटी की, जिसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 की हमने बात की थी। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष कैसे होंगे सभी लोग,
एक समान होंगे, लेकिन विधि के समक्ष एक समान कब होंगे? जब धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और अगर भेदभाव नहीं होगा तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को मिलनी चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी। और जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली तो अस्पृश्यता को क्या कर दो? खत्म। और टाइटल्स को भी क्या कर दो? खत्म। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट फंडामेंटल राइट। ठीक, तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल रूप से पढ़ना है, एक एक आर्टिकल को समझ के पढ़ना है। अगर आप एक एक आर्टिकल को समझ के पढ़ोगे तो पॉलिटी आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। ठीक, अब अगर आपको एक तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने नोट्स बनाते चलना साथ के साथ, ताकि जब भी हम रिवीजन करें, जब भी मैं आपको पढ़ाऊं, तो आपको ये सारी की सारी चीजें क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो इसी में हम आगे सीरीज, मैं इसकी सीरीज लेके आऊंगा, आगे हम क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को बताइए। ठीक, मैं आपको सारी की सारी जीएस विदाउट ऑफ कॉस्ट, ठीक, फ्री में आपको सारी जीएस पढ़ाऊंगा। मेरी अभी 2-3 दिन तबियत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए मैं आपकी कोई क्लास नहीं ले पाया था। अब पूरी की पूरी कोशिश मैं करूंगा कि आपकी क्लासेस ऐसे ही क्या करूं? कंटिन्यू लूं। थैंक यू, धन्यवाद।